हर शेर इजराइल को सवा शेर दुश्मन मिला है। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला किया, जिसका जवाब देते हुए ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर 160 मिसाइलें गिराकर जबरदस्त हमला किया। आखिर क्यों ये युद्ध हुआ? क्या होगा इसका परिणाम? कौन किस पर भारी पड़ेगा? और क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक पाएंगे? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार और बेहद काबिल पत्रकार आदिल साहब हैं। आदिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल प्रज्ञा जी, जी। ईरान ने जो हमला किया, क्योंकि ये किसी ने नहीं सोचा था, ये जो जबरदस्त हमला ईरान ने इजराइल पर किया है, आपको क्या लगता है? क्योंकि इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर मिसाइलें गिरी हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि ईरान को छेड़ना इजराइल के लिए भारी पड़ गया है? बिल्कुल भारी तो पड़ गया है। पहली बात तो ये है कि एक इंटेलिजेंस फेलियर ईरान का था। जब उन्हें पता था कि ऐसा प्लॉट हो रहा है, बन रहा है, और अमेरिका ने अपने जो नॉन इमरजेंसी स्टाफ है उसको मिडिल ईस्ट से निकालना शुरू कर दिया है ताकि वो ईरान की रिटेलिएशन का शिकार न बन जाए। उसके बावजूद इतनी बड़ा हमला इसराइल का हो गया ईरान पर, और उस पहले ही हमले में टॉप लीडर्स आईआरजीसी के और टॉप साइंटिस्ट मार दिए गए। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था। बट सेटबैक इसराइल के लिए भी था कि जब उसे पता था हम हमला करेंगे तो रिटेलिएशन ईरान की तरफ से भी आएगा। और यहां पर ईरान के साथ साथ इसराइल के साथ साथ अमेरिका की भी इज्जत धूमिल हुई है, क्योंकि अमेरिका का हार्ड सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी इसराइल में है। इसराइल के कई बड़े डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी उनके पास हैं, जिसमें आयरन डोम का नाम हमारे यहाँ भी बहुत जरा जब के लिया जाता है। ये सब फेल हो गए जब कल रात हमला किया ईरान ने। जब ईरान ने बदला लिया, इंतकाम लिया, और वो इंतकाम का ट्रेलर था, वो स्टार्टर था। अभी उन्होंने कहा है कि मेन कोर्स बाकी है। तो आज अभी जब मैं खबरें पढ़ रहा हूं और आपसे बात कर रहा हूं, तो आज एक बहुत बड़ा हमला ईरान की तरफ से एक्सपेक्टेड है, और वो मिसाइल हमला ही होगा। देखिए, दिन भर जो था मामला इसलिए खामोश रहा क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू, आईडीएफ और इसराइल हमेशा अपना नुकसान छुपाते हैं। तो ईरान हो या कोई भी हो, रात में इसलिए हमला करते हैं, जब उसकी चमक हिट करके बाहर निकलती है, आग का गोला निकलता है, तो फिर उसे कोई छुपा नहीं सकता। उसे वो लोग भी कैप्चर कर लेते हैं अपने कैमरे में जो मुखालिफ हैं, जो खिलाफ हैं इसराइल के या आईडीएफ के, क्योंकि वेस्ट बैंक लगा हुआ है, फलस्तीनी वहां रहते हैं। तो वो सब बड़े जश्न मना रहे थे रात भी, और वो उन सब मोमेंट्स को कैप्चर कर रहे थे। इतने बड़े जो 100-150 मिसाइल दागी हैं, उसमें मिलिट्री बेसिस, 3 मिलिट्री बेसिस तबाह करने का दावा आज आईआरजीसी की तरफ से किया गया है कि इस इसराइल के हमने 3 एयर बेसिस को हिट किया है। इसराइल ने इसमें से एक की भी बात नहीं की। जस्ट अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं एक शो रिकॉर्ड करके हटा हूं। तीसरा F-35 फाइटर जेट मार गिराया है ईरान ने इसराइल का। और ये ऐसा करने वाला इसराइल का 5th जनरेशन का फाइटर जेट गिराने वाला ईरान पहला देश बन गया है। यानी ईरान के अब एयर डिफेंस सिस्टम्स ने काम करना शुरू कर दिया है, तब जब इसराइल ये कह रहा है कि हमने उनकी ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह कर दिया है। तो ये जो अभी जो है, बहुत कुछ सामने आना बाकी है जी। अच्छा, इजराइल के पास खुद परमाणु बम है, तो अब वो ये कहता है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बनाया तो इससे लोगों को खतरा होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई ईरान अगर बना लेता है परमाणु बम, तो क्या वाकई लोगों के लिए खतरा होगा, दुनिया के लिए खतरा होगा, जो बात लगातार इजराइल कह रहा है? भाई, दुनिया में भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, रशिया, सबके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। कितना खतरा है दुनिया को? कितना खतरा है? और आज पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और भारत के पास है। अभी हमारी टेंशन हो गई तो हमने चला थोड़ी ना दिया। न्यूक्लियर बॉम्ब चलाने का मतलब अलग हो। तो ईरान कोई ऐसा मुल्क थोड़ी ना कि न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल करके चला देगा। खतरा आवाम को, लोगों को, दुनिया को नहीं है। खतरा अमेरिका को और इसराइल को है, जो मिडिल ईस्ट रीजन में चौधरी बन के बैठे हुए। अमेरिका के ज्यादातर जो बेसिस है, मिलिट्री बेसिस है, वो तो मिडिल ईस्ट बड़ा में जो खतरा है, किसको है? इजराइल को है कि अमेरिका को है? दोनों को है। अगर एक बार कोई पैरेलल पावर बन गई मिडिल ईस्ट में, तो क्या होगा? इनका बोरिया बस्तर बन जाएगा। और इसराइल एक प्रॉक्सी है। अभी तक उसे एक मुल्क के तौर पर दुनिया ने तस्लीम नहीं किया है। कुछ देशों ने किया है, क्योंकि
मुल्क वो होता है जिसका कोई नक्शा होता है, जिसकी कोई सरहदें होती है, वो हर रोज जमीन कब्जा लेता है और आगे बढ़ जाता है फलस्तीनियों की। हम्म। तो नक्शा नहीं है, क्योंकि जो बंटवारा हुआ था फलस्तीन का, और इन्हें लोग जो बाहर से ये ज्यूज आए थे और जायनी आए थे, इनको जो दिया गया था इसराइल, ये उससे हद से ज्यादा बढ़ गए, यूएन के चार्टर के खिलाफ चल गए। तो उसको हमेशा सेव करते रहना, महफूज करते रहना, और एक प्रॉक्सी जो है मिडिल ईस्ट में इसराइल जी। नाम की, अमेरिका की, उसे बचा कर हम्म। रखना अमेरिका का फर्ज है। दुनिया हम्म। में हो सकता है ये वक्त आए कि अरब ममालिक, अरब जितनी कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज इस रीजन में है, वो एक हाँ। वक्त अमेरिका के खिलाफ हो जाए, लेकिन इसराइल कभी नहीं होगा। तो ये इसराइल जो है वो अमेरिका का एक परमानेंट बेस है इस पूरे रीजन में, इसलिए हम्म। उस जमीन की हिफाजत करना अमेरिका का फर्ज है। हम्म। इसीलिए अगर उसको खतरा होता है, जैसे ईरान हमेशा इसराइल के खिलाफ पूरा सख्त स्टैंड लिए रहता है, और उसका मकसद है ईरान कि हम इसराइल को तबाह करेंगे और अल कुद्स को, यानी कि जेरूसलम को आजाद कराएंगे, जहां मस्जिद अल अक्सा है। ये उनका मौकिफ है, मकसद है। हम्म। उसी से इसराइल डरता है और उसी से अमेरिका डरता है। जो आदमी ताकतवर होता है वो बहुत डरता है। ताकत और हिम्मत में बहुत बड़ा फर्क होता है। ताकत होने का मतलब ये नहीं कि वो हिम्मतवर है। हम्म। ये ताकतवर लोग हैं जिनके पास मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है, और ये डर रहे हैं कि अगर यही टेक्नोलॉजी किसी दूसरे ने हासिल कर ली तो ये जेर हो जाए, नेगेटिव में चले जाए। हम्म। इसीलिए वो मुस्लिम वर्ल्ड में किसी को भी इतना पावरफुल बनने नहीं देना चाहते, खास तौर से मिडिल ईस्ट रीजन। और वो भी तब जब उसकी लॉबी रशिया और चाइना हो, हम्म। अमेरिका ना हो। तो अमेरिका ये चाहता है कि मेरे ही आंगन में बंधे रहो, मैं जो कहूं वो बनाओ, वो खाओ, तुम अपने हिसाब से कुछ मत बनाओ। इसीलिए न्यूक्लियर डील हो रही है। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने कल इस हमले के बाद कहा कि देखो, हम तो तुमसे बार बार कह रहे थे डील कर हाँ। लो, अब ये हो गया। और अब अगर और तबाही मचवाना चाहते हो तो और देरी कर दो। मतलब सीधा डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो कह रहे हैं हेड्स धमकी अप, एक वी आर तरह। नॉट, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि और तबाही। इसका मतलब है कि आप सीधा पीछे खड़े होकर कह रहे हो, और उसे डोनाल्ड हम्म। ट्रंप ने इन हमलों को एक्सीलेंट बोला है। ये हम्म। एक हिपोक्रेसी है, आप सामने आकर नहीं लड़ना चाह रहे। उसकी वजह है प्रज्ञा जी, हम्म। 40 साल से अमेरिका एक भी जंग नहीं जीता, इसलिए वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा। हम्म। वियतनाम हमारे सामने, अफगानिस्तान हमारे सामने, इराक की जंग हमारे सामने है, लीबिया में उन्होंने हुकूमतें चेंज कर दी, वो जीते नहीं, हम्म। इसलिए वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। हाँ, वो इन्वॉल्व हुए तो हो सकता है कि कोई और आ जाए दूसरी तरफ से, वो इन्वॉल्व नहीं हम्म। होंगे। लेकिन एक तरीके से अमेरिका ही पूरी जंग लड़ रहा है, सारा हम्म। साजो सामान देकर। मैं तो अभी खबर पढ़ रहा था और कल से मेरे पास है कि सैकड़ों लेजर गाइडेड मिसाइल्स इसराइल को दिए हैं, और वो सब अब ईरान पर इस्तेमाल हो रही है, तभी तो हम्म। उनका एयर डिफेंस सिस्टम मात खा हम्म। गया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट और बहुत बड़ी जंग में बदल सकता है। अगले 2 दिन इसके लिए जो है वो बड़े अहम है। आज रात हम्म। भी एक हमला मुमकिन है। कल इतवार को एक दिन तय है कि जब अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर न्यूक्लियर टॉक्स होंगे। लेकिन हम्म। ईरान की तरफ से कहा गया है कि इस माहौल में जब आप उस तरफ खड़े हैं, आपसे अब बातचीत का कोई फायदा नहीं रह गया। तो हम्म। देखना यह है कि जब इनकार हो जाएगा इस बातचीत से, तब अमेरिका का ईरान के खिलाफ क्या रुख रहता है। अच्छा, सऊदी अरब खुल करके ईरान का साथ क्यों नहीं दे रहा? आसपास के मुस्लिम देश क्यों साथ खड़े नहीं हो रहे हैं? देखिए, इसकी कई वजह है। हम्म। एक तो ईरान, या ईरान को जो लोग हम्म। मानते हैं। देखिए, ये समझ लीजिए, सऊदी अरब एक सुन्नी मुल्क है, एक सुन्नी हम्म। लॉबी है, ईरान हम्म। की शिया लॉबी। इनके बीच हम्म। एक नजरियाती जंग है, लंबे वक्त से है। हमारे यहाँ हम्म। दंगे हो जाते हैं। उसमें कुछ लोग हैं, हुकूमतें नहीं, अब हुकूमतें करीब आना चाह रही हैं। चाइना और रूस ने इन्हें करीब लाया है। इनके बीच बर्फ पिघली है, हम्म। लेकिन लोग अब भी जो हैं वो लड़ते हैं। खैर, लोगों से मतलब नहीं है, फैसले तो हुक्मरान लेते हैं। वो चीज अभी दिल में थोड़ी थोड़ी है। लेकिन अरब ममालिक के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये सब लोग वो हैं जो वेस्ट के सपोर्ट से अपनी हुकूमतें चला रहे हैं, खास तौर से अमेरिका से। मैं सऊदी अरब में रहा हूं, वहां पर बहुत बड़े बड़े कैंप हैं। कैंप का मतलब ये होता है कि उसमें सब कुछ है। अमेरिका के हम्म। कैंप है, ब्रिटिश कैंप है। उसमें यह है कि उसमें खुद सऊदी आदमी नहीं घुस सकता, अगर घुस गया तो गोली मार देंगे। अच्छा। वहां वो लोग नहीं जा सकते। तो हम्म। वहां उनकी पूरा वही वाला कल्चर है, स्विमिंग पूल्स है, नहाना धोना, ये वो वगैरह, पब्स क्लब्स, ये सब उसके अंदर हो जाता है। क्लब्स तो नहीं है, जो भी है बाकायदा उनके ऐशो आराम के। तो मेरे कहने का मकसद है, ये सब उसके इन्फ्लुएंस में है। वो वहां रहकर जो चाहे करते हैं। वो इनकी साइबर सिक्योरिटी, इनकी सरहदी सिक्योरिटी, वो सब तय करते हैं। और वही ये तय करते हैं कि तुम्हारा तेल हम खरीदेंगे। दुनिया को अगर तुम पूरा 1 रुपए का तेल बेच रहे हो तो 60 पैसे का हम तुमसे खरीदेंगे, और हम्म। हमारे दाम ये हैं भाई।
और इसके बदले में हम तुम्हें देंगे ये भारी डिफेंस के साजो सामान, असलहा। अच्छा, वो आपने देखा होगा कि बाहर से जो हमारे मजदूर आते हैं, बड़े-बड़े शहरों में रहते हैं, जिन्हें कमरा देता है कोई, तो वो मोहल्ले में दुकान भी खोल लेता है कि कमरा तब मिलेगा सामान जब तुम हमसे खरीदो। तो हाँ, अमेरिका का चक्कर पूरे अरब ममालिक के साथ यही है कि तुम तेल भी हमको बेचोगे और सामान भी हुँ, हम, तुम्हारा पैसा कहीं और नहीं जाने देंगे। खर्च हम पे ही करो, जो बच जाएगा वो हमारी बैंक में जमा होगा। अच्छा, उसका वो हुँ, फ़ायदा उठा रहे हैं। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, सऊदी अरब इतना बड़ा अभी उन्होंने कितने ट्रिलियन डॉलर की डील की है। जंग वो लड़ते नहीं हैं, हुँ, उनमें हिम्मत नहीं रहेगी। असल में हुँ, फ़लस्तीन के लिए ये अरब ममालिक 3 जंग लड़ चुके हैं 1948 से, और तीनों बार बुरी तरीके से हारे। अपनी हुँ, एयरफ़ोर्स तबाह करवाई, अपने टैंक्स तबाह करवाए, अपने हज़ारों फ़ौजी मरवाए, और तीनों बार जब इसराइल जीता, एक तो 6 डे वॉर थी, जब इसराइल जीता, तब उसने हुँ, फ़लस्तीन का कुछ और हिस्सा कब्ज़ा लिया। तो अब ये खुलकर नहीं आ रहा है। अब इस वक़्त ईरान की जो प्रॉक्सीज़ थी वो खुलकर बोल रही हुँ, थी। लेकिन ये ईरान और इसराइल का जो टेंशन है, इसका जो कोर रीज़न है, वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अगर जी, एक बार ईरान ने न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लिया या उसका टेस्ट कर लिया, तो फिर हुँ। इसराइल के लिए इस रीजन में अपनी धाक और चौधराहट जमा कर रहना थोड़ा मुश्किल अच्छा, हो जाएगा। ये भी पहली तारीख बार ऐसा देखने को मिला कि इज़राइल को कोई सवा शेर दुश्मन मिला है। तो क्या लगता है अमेरिका और इज़राइल मिलकर के रोक पाएँगे ईरान को परमाणु बम ना बनाने से? देखिए, ईरान की कल ही न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले हुए हैं। नातांज हाँ, करके उनका जो है न्यूक्लियर, और फोर्दो है। तो बिल्कुल। फोर्दो अभी बचा है, एक नातांज है और एक और है। तो 2 हुँ, जगह हुँ, जो है उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया है हुँ, इज़राइली फाइटर हुँ, जेट्स ने। 70 फाइटर जेट्स उनके आए हुँ, थे। हुँ। लेकिन ईरान का कहना है कि सतही नुकसान हुआ है। जो ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना था वो है, जी, हमारा जो कुछ भी था वो ज़मीन के नीचे कई उन्होंने कहा किसी मीटर तरह का नीचे कोई था। रिसाव नहीं हुआ है। जी। हाँ, नहीं, लेकिन कुछ खबरें आई थी साहब, हालाँकि ऐसा नहीं, अगर होता तो वो बहुत बड़ी मेजर खबर होती, हुँ, सभी के हुँ, पास होती। लेकिन उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तो निशाना बनाया। उनका मेन हुँ, मकसद जो है वो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करना है, ताकि हुँ, ईरान उस ग्रेड का यूरेनियम एनरिचमेंट ना कर पाए जिससे हथियार बन सकते हों। क्योंकि जो आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का जो चीफ है, ग्रॉसी, उसने यही अभी 7 दिन पहले कहा था कि इन्होंने 60% यूरेनियम एनरिच कर लिया है और अगले 2 महीने में ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। हाँ। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कल यही बात कही कि जिन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को हमने इनके 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट कल से मार दिए गए हैं। आप ज़रा सोचिए, हुँ, जी। आईआरजीसी के टॉप कमांडर जो रोज़ वार्निंग दे रहे थे, चीफ, वो मारे गए। 9 साइंटिस्ट मारे गए हैं, और वो भी सब न्यूक्लियर साइंटिस्ट हुँ, हुँ, ईरान के। वो ये कहा है कि नेतन्याहू की सब वो थे जो बॉम्ब बनाने पर काम कर रहे थे, हमने इन्हें साफ कर दिया। डोनाल्ड हुँ, ट्रंप ने कल कहा कि जो आईआरजीसी के कमांडर्स जितने मारे गए हैं, ये वही लोग थे जो ईरान के साथ हमारी डील में रोड़ा था, हुँ, हुँ, यानी हुँ। रोड़ों को हटा दिया। बहुत बड़ा मोसाद का नेटवर्क है। आप परमाणु बम पर बात कर रही थी। अ, परमाणु बम जो है वो ईरान को हासिल नहीं करने देना इनकी प्रायोरिटी है। बिल्कुल, कुछ अमेरिका और खबरें इज़राइल की। जो हुँ, लेकिन जो मेरे ईरान में कुछ जर्नलिस्ट हैं जो इंडियन हैं, और वो ईरान में 12-15 साल भी काम कर चुके हैं, और आधे ईरानी भी हैं वो, उनकी वालिदा ईरानी थी। उनसे और कुछ और लोगों से मेरी बात हुँ, होती है, तो ये कहते हैं कि ईरान के पास है न्यूक्लियर बॉम्ब, लेकिन उसने अच्छा। अभी उससे हुँ, ज़ाहिर नहीं किया है। हुँ, लेकिन इसकी कन्फर्मेशन भी नहीं है, क्योंकि बार-बार ईरानी हुकूमत और ईरान के अफ़सरान ये कहते हैं कि आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का फ़तवा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब हराम है, हमारे दीन के हिसाब से, इसलिए हम हुँ, उसे हुँ, नहीं बनाएँगे। इसीलिए बार-बार ईरान ये बात पिछले 7 दिन से कह रहा था कि भई तुम्हें हमला करने की क्या ज़रूरत है, हमारा तो फ़तवा हराम का है उस पे। लेकिन उसमें ये भी चीज़ थी कि जब ईरान की खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी की बात उठेगी, तो ये फ़तवा बदला भी जा सकता है। हुँ, उसी हुँ, को ये इसराइल को असल में एक दुश्मन को ख़त्म करना है, हुँ। हमेशा के लिए। अमेरिका के एक बलबूते। दुश्मन, हाँ, जो उसके खबरें हैं, अमेरिका ने इंटरसेप्ट किए, अमेरिका ने 2 डिस्ट्रॉयर शिप भेज दी हैं मेडिटेरेनियन में, सब हुँ, ईरान के खिलाफ ही तो भेजे हैं। हुँ, जर्मनी हुँ, कह रहा है कि ईरान ने बिल्कुल सही, वो इसराइल ने बिल्कुल सही किया है। फ्रांस हुँ, के एमनुअल मैक्रोन ने कल कह दिया कि हम इसराइल के साथ हैं, और अगर कोई हमला हुँ, ईरान करता है बड़ा, तो फिर हम जो है, जो भी मदद कर सकते हैं वो करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू की दुनिया ऑलरेडी बढ़ चुकी है। हुँ, ईरान हुँ। फिलहाल तो तन्हा लग रहा बिल्कुल है, ठीक। हाँ, लेकिन
पाकिस्तान ने आज सपोर्ट दे दिया है, लेकिन वो मिलिट्री सपोर्ट नहीं है, ईरान को दिया है। उन्होंने कहा है कि हम हर मामले में इंटरनेशनल फोरम में आपके पीछे खड़े, पीछे से सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन कुछ खबरें ये भी हैं कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम एकदम से काम करने लगे हैं, इसमें कुछ ना कुछ पाकिस्तानी और कुछ टर्किश मदद है। हालांकि तुर्की और ईरान के बीच जो है उनके फॉलोअर्स में बड़े इख्तिलाफ हुए हैं। वो तुर्की को मानते हैं कि वो अमेरिका के साथ मिले हुए हैं, लेकिन इस रीजन में जियोपॉलिटिक्स एक अलग चीज होती है। कभी भी अपने सबसे बड़े दुश्मन, तुर्की का भी सबसे बड़ा दुश्मन इसराइल है, ईरान का भी है, सबसे बड़े दुश्मन को इतना मजबूत होने नहीं दिया जाता रीजन में, इलाके में, कि वो फिर जो है वो हमारे लिए आगे चल के मुसीबत बन जाए। तो अभी इसमें कई गेम चल रहे हैं, लेकिन ये चीज है कि ईरान एक बहुत बड़ी ताकत से लड़ रहा है, वो इसराइल भी है। हमने इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी वाइज इसराइल बहुत बहुत आगे और बहुत मजबूत है। लेकिन सिर्फ मजबूती और जो है आगे होने से जंग नहीं लड़ी जाती, टाइमिंग बड़ी मायने रखती है। उसके पीछे अमेरिका भी है खुल के, लेकिन अमेरिका के भी इतिहास हमने पहले कह दिया कि 40 साल से वो खुद कोई जंग नहीं जीते, इतना भारी साजो सामान होते हुए। तो ईरान एक बड़ी टक्कर ले रहा है, और ईरान ने जो भी इस वक्त किया है वो एक सूरमा कर सकता है, जो ये जानता है कि वो किससे टकरा रहा है। इसराइल का ये इतिहास रहा था कि वो उन 3 अरब वॉर्स के बाद अब तक सिर्फ रेजिस्टेंस मूवमेंट से टकरा रहे थे। शायद वो 90 और 2000 के दशक में हिजबुल्लाह से लड़े, लेकिन हिजबुल्लाह ने उनसे अपनी जगह लेबनान की खाली करवा ली, आईडीएफ को लौटना पड़ा। फिर एक रेजिस्टेंस मूवमेंट से 20 महीने से जंग चल रही है गजा में हमास से, लेकिन आईडीएफ और बेंजामिन नेतन्याहू अपना एक भी टारगेट अचीव नहीं कर पाए। ना वो अपने दम पर होस्टेजेस को छुड़वा पाए, ना वो अपने दम पर अभी तक हमास को खत्म कर पाए, और ना ही हमास का कंट्रोल गजा के ऊपर खत्म कर पाए। ये जो टारगेट्स थे ये अभी अचीव नहीं हुए हैं। यहां से दुनिया ने ये समझ लिया है कि इसराइल की फोर्स ग्राउंड पर कमजोर है, उसके पास हवाई ताकत तो है, लेकिन जब वो जमीन पर उतरती है तो एक फैसला कुन जंग नहीं लड़ सकती। वरना एक रेजिस्टेंस मूवमेंट जिनके पास बाबा आदम के जमाने के हथियार है, आप 20 महीने से उनसे उलझ रहे हो और अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला है। दुनिया तुम्हारी ताकत को देख रही है, ये कैसी ताकत है। और अब अच्छा, तुम ये लड़ रहे हो लड़ाई तो ईरान से। ईरान इजराइल की लड़ाई तो फिलिस्तीन को से बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन मैं एक चीज और समझना चाहूंगी कि भारत का क्या स्टैंड होगा आदिल जी, क्योंकि भारत के रिश्ते इजराइल के साथ भी ठीक है और ईरान भी भारत का अच्छा साथी है, तो भारत का क्या स्टैंड हो सकता है? भारत का स्टैंड तो मैं बताऊंगा, भारत से अगर एक फोन चला जाए पहले की तरह तो ये जंग शायद रुक जाए, जैसे यूक्रेन में रुक गई थी। लेकिन वो फोन जाएगा नहीं, क्योंकि वो यूक्रेन में भी नहीं गया था। हाँ, ये जरूर है कि भारत का स्टैंड ये होगा, भारत न्यूट्रल रहेगा। भारत ईरान से भी ताल्लुक रखता है और इसराइल से भी रखता है। इसराइल को इस दौर में जमकर गोला बारूद हमारी तरफ से गया, कितनी रिपोर्ट्स आई हैं, जबकि फिलिस्तीन से हमारा हमेशा नाता रहा था। लेकिन इस हुकूमत में इसराइल के साथ ज्यादा कुर्बतें दिखाई गई, वो हम सब ने देखा ही। वो हर एक हुकूमत का नजरिया होता है, इस हुकूमत का नजरिया ये है कि वो इसराइल के ज्यादा करीब है। हमारे बहुत से मजदूर जिन्हें हमारे स्वर्ण भारत में, स्वर्ण काल वाले भारत में मजदूरी नहीं मिली, वो इसराइल में मजदूरी भी कर रहे हैं इस वक्त, और उन्हें अच्छी सैलरी वहां मिल रही है। वो इस देश की विकास धारा को छोड़कर चले गए। खैर छोड़िए उन बातों को। तो भारत के ईरान से भी ताल्लुक है, हम कच्चा तेल भी लेते हैं उनसे, बिजनेस बहुत अच्छे हैं। तो हम यहाँ पर न्यूट्रल ही रहेंगे, हमारी हुकूमत का फैसला न्यूट्रल रहेगा, और बहुत ही समझे बूझे लोगों की तरह हम अपील करेंगे कि जंग नहीं लड़नी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं होती है, और आप सब लोग धैर्य और संयम से काम लें। इसके अलावा हम और कुछ नहीं करेंगे। इस पोजीशन में कम से कम अभी तो नहीं है कि हम किसी एक तरफ से बोले, और वो दुनिया में कोई भी मुमालिक नहीं बोल रहा है। बस आप वेस्ट को छोड़ दीजिए, इधर के ईस्ट में कोई भी ऐसा नहीं है कि वो किसी एक तरफ खड़ा हो पाए। ईरान और इसराइल से लगभग अभी सभी के रिश्ते हैं, खासतौर से ईरान से 2 मजबूत मुमालिक के भी रिश्ते हैं, चाइना और रशिया के। तो अभी ये यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रहा है, अब ये बाइपोलर हो गया है, और ये जंग अगर बढ़ी तो पूरी दुनिया जो है वो 2 धड़ों में जरूर तकसीम हो जाएगी। इसके पूरे पूरे इम्कान है, और साफ नजर आ रहा है कि फिर क्या होगा। क्योंकि अगर अमेरिका को कमजोर करना है तो अमेरिका जहां मजबूत है वहां पर सेंध लगानी होगी। मिडिल ईस्ट में वो मजबूत है। अगर रशिया और चाइना पीछे से ही रहकर ईरान को मदद करते हैं तो अमेरिका के लिए वहां पर टिके रहना मुश्किल होगा, क्योंकि ईरान से धमकी पहले ही इस हमले से गई थी
कि हर अमेरिकी मिलिट्री अड्डे को हम निशाना बनाएंगे, हाँ। जहां से भी हमारे ऊपर अगर हमला हुआ, चाहे वो किसी भी अरब मुल्क में हो, क्योंकि अरब मुल्क में फैले हुए हैं। आज ये वार्निंग जारी हुई है कि फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, इनके किसी भी एयर बेस या किसी भी मिलिट्री बेस ने, या इनके किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम ने किसी भी कंट्री से इस पूरे रीजन में या आउट ऑफ द रीजन अगर हमारे हमलों को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से रोकने की कोशिश की, जो हम इसराइल पर दाग रहे हैं, कर रहे हैं हमले, तो फिर हम इन पर डायरेक्ट हमला करेंगे। ईरान ने डायरेक्ट वार्निंग ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका को दी। ये एक बड़ी बात है कि आप वेस्ट की दो बड़ी पावर्स, तीन बड़ी पावर्स को, जिसमें एक सुपर पावर भी है, आप उससे जी। सीधा अगर कर रहे हो, तो धमकी दे रहे हो, वार्निंग कर रहे हो, दे रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि ईरान इस वक्त अपने एग्जिस्टेंस की, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, और वो इस वक्त कुछ भी करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आदिल जी, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। इज़राइल-ईरान युद्ध पर अगली चर्चा में हम फिर आमंत्रित करेंगे आदिल जी को, और फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।